जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। लगातार 10-12 दिन से कल्याण ज्वेलर लिमिटेड में गिरावट हो रही है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। अब ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण तो मैं आप लोगों को बताया था कल भी और उसके पहले भी कि कई सारी खबरें छोटी बड़ी निकल के सामने आ रही हैं। लगातार गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो उससे तो कुछ खास मतलब है यहाँ पे है नहीं। लेकिन वैसे कोई प्रॉपर एक कारण तो नहीं मिला है कि जिसकी वजह से यह गिरावट देखने के लिए मिल रही हो। लेकिन छोटे बड़े कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। कल्याण ज्वेलर खराब प्रदर्शन, खतरे की मतलब इस तरीके से संकेत मिल रहा है, इस तरीके से देख सकते हो। तो मंदी के बाद कल्याण ज्वेलर लिमिटेड का खराब प्रदर्शन थोड़ा सा जो है बता रहा है। तो थोड़ा सा इनका जो है खराब प्रदर्शन अभी देखने के लिए मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर में 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं है। इस कैलेंडर वर्ष में शेयर में लगभग 17.5% गिर गए हैं, जो अन्य कंपनियों से पीछे है। बुधवार को भी कल्याण ज्वेलर लिमिटेड का शेयर जो है 390 रुपये के अपने 52 वीक के निचले स्तर पर पहुंच गया। 12% की अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यही बताया जा रहा है कि पीएनबी गड़गिल में भी, स्काई गोल्ड एंड डायमंड में भी कई सारे शेयरों में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे का सबसे जो मेन कारण है, वो तो यही वाला कारण है कि गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो लोग कहेंगे कि ठीक है ना, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी गोल्ड का व्यापार ही करती है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ना तो पॉजिटिव माना जाएगा ना। नहीं, हद से ज़्यादा बढ़ जाना निगेटिव भी हो जाता है। क्योंकि मान लेते हैं कोई कंपनी जो है कुछ न कुछ गोल्ड खरीद के रखती है, क्योंकि गोल्ड ही इन लोगों का इन्वेस्टमेंट ही होता है टोटल, ठीक है ना। तब उसी से गहने बनाती हैं और उसी गहने को बेचती हैं, ठीक है ना। अब जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो उनके जो पास जो इन्वेंट्री होती हैं, या जो भी कह लीजिए गहना या जो भी सोना होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। मान लेते हैं कि अगर सोना जो है 50,000 रुपये किलो है, ठीक है ना, 50,000 10 ग्राम है। और इन्होंने मान लेते हैं कि वहीं एक ही 10 ही ग्राम का मान के चलिए कि 10 ग्राम इन्होंने अपना गोल्ड खरीद के रखा है। उदाहरण एक केवल दे रहा हूँ, सबसे छोटा उदाहरण दूंगा तो अच्छा समझ में। अब वहीं 50,000 मतलब वाला 10 ग्राम वाला गोल्ड 1.5 लाख मतलब रुपए का 10 ग्राम हो जाएगा। तो इनके जो एसेट, क्योंकि वही इनका एसेट था जो इन्होंने अपनी इन्वेंटरी बना के रखी थी, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में था या ज्वेलरी के फॉर्म में था, वो ही उनका एसेट है मतलब, ठीक है ना। अब गोल्ड का प्राइस जब 50,000 से बढ़ के 1.5 लाख हो गया, तो इनकी इन्वेंटरी जो भी इनका एसेट था, उस एसेट की तो वैल्यू बढ़ गई भाई, 1.5 लाख हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई इनके, लेकिन दिक्कत वहां पे है क्योंकि इनको वो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना कि इनके अपने एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। उसी अपने एसेट को बेचना है, फिर जो पैसा आएगा फिर उससे गोल्ड खरीदना है, फिर उससे ज्वेलरी बनानी है, फिर गोल्ड खरीदना है, फिर ज्वेलरी बनानी है, फिर गोल्ड खरीदना है। ये उनको मल्टीपल करना है कई बार, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इनकी इन्वेंट्री जो भी थी उनका तो प्राइस बढ़ गया। इनके बैलेंस शीट से अगर इनका कैलकुलेशन करेंगे अब इनके एसेट का, तो वो एसेट की वैल्यू इनके पास ज़्यादा हो गई, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक शोरूम पे नहीं आ रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है। अब गोल्ड खरीद के केवल उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी नहीं चल रही है। गोल्ड से ज्वेलरी बनाएगी, ज्वेलरी बिकेगी, फिर उससे जो पैसा आएगा उसमें इनका प्रॉफिट भी रहेगा, फिर उसी पैसे से फिर से ज्वेलरी खरीदेंगी गोल्ड, फिर ज्वेलरी बनाएंगे। तो ये इनका ये वो सिस्टम फेल मार रहा है। मतलब बिक्री नहीं हो रही है भाई, शोरूम में ग्राहक नहीं आ रहे हैं इतना ज़्यादा वैल्यू के देख के गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, शेयर मार्केट में सभी लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं कि मैं खरीद लूँ, मैं खरीद लूँ, मैं खरीद लूँ। लेकिन एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड कोई खरीदने जा नहीं रहा है। तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो इससे क्या होगा कि जब सेल्स ही नहीं होगा, रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा नहीं, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होगा भाई। तो फिर सीधा बस जो गोल्ड आपके पास है बस उसी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। बाकी प्रॉफिट कहाँ गया, प्रॉफिट तो नहीं मिल पाएगा ना। तो वो यहाँ पे चीज़ निकल के सामने आ रही है। अब ये 21 जनवरी को अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रेविटन रिसर्च एलएलपी ने भी ट्रेडिंग टाइप का भी कुछ किया है, जिसको कह लीजिए कि एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हम लोग कहते हैं। 52 लाख इक्विटी शेयर। अब इसको हल्का में मत ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से समझाऊंगा। कहाँ गया भाई, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आज कितने इक्विटी शेयर इसके ट्रेड हुए हैं, 1.2 करोड़ इक्विटी शेयर, ठीक है ना। अभी इसी को यहाँ पे भी वेरीफाई कराता हूँ, नहीं तो सोचोगे कि नहीं ऐसा वैसा कह रहा है। मैं जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ, देखिए सही चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए वही नाम आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए बल्क डील लिखा है ना, 21 जनवरी 2026 लिखा है ना।
यहाँ पे देखिए 22 शेयर लिखा है ना, यहाँ पे देखिए 52 लाख इक्विटी शेयर लिखा है ना, 52,33,349 इक्विटी शेयर। एक बार यहाँ पे देखिए, एक बार बाय लिखा है, एक बार सेल लिखा है, 21 जनवरी का ही। मतलब इसका क्या हुआ कि ग्रेविटन रिसर्च लिमिटेड ने 21 जनवरी को एक ही दिन शेयर भी खरीदा है और उसी दिन शेयर बेचा भी है। और कितना इक्विटी शेयर था? 52 लाख। आज अगर हम लोग 1.25 लाख इक्विटी, 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर मान के चलें, तो 52 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है। मतलब उसका लगभग कह लीजिए कि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 40%। समझ रहे हो आप लोग? 40% कोई एक व्यक्ति केवल ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पे किया है 52 लाख, 52 लाख। समझ रहे हो आप लोग? ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मतलब इनलिक्विड इस तरीके से जो कहते हैं हम लोग शेयर ना, उसके टाइप का हो गया। भले ही ज़्यादा इक्विटी शेयर हो गया, मतलब मान के चलिए कि आप कोई 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ या 1 ही करोड़ मान के चलिए, 1 करोड़ किसी स्टॉक में वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है पूरे दिन में, और कोई एक, केवल एक व्यक्ति 52 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल कर रहा है, तो उसका चार्ट पे क्या असर पड़ेगा? जिधर चाहेगा उधर मूव करा देगा। बोलते हो ना आप लोग कि नहीं, इधर उधर बड़े शेयर को नहीं इधर उधर किया जा सकता। देखिए 52 लाख इक्विटी शेयर कोई अगर खरीदेगा बेचेगा तो उसका क्या हालत होगा, आप खुद समझ सकते हो शेयर का। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने, हालांकि उस दिन की बात करेंगे 21 तारीख को, तो 3 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुई थी। भले ही 3 करोड़ 4 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुई थी, तब भी 50 लाख इक्विटी शेयर अगर मानेंगे तो 15-20% हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ज़बरदस्त। तो वो भी थोड़ी-सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे दिख रही है, इसकी वजह से भी आ रहा है। ठीक है ना? बाकी एक और भी हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर कैलकुलेट करने वाले होंगे मेरे जैसे, तो वो लोग ये भी समझ जाएँगे कि इतनी ज़बरदस्त लगातार गिरावट के बाद अब आज रिव्यू हो जाए, कल हो जाए, 1-2 दिन, 1 हफ्ते लग जाए, कुछ भी लग जाए, 1 हफ्ता, 1 वीक समय लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से एसएम लिस्ट में भी जाने की इसकी संभावना अब जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भले ही वो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ही जाए, एसटी एसएम स्टेज 1 में ही जाए, लेकिन मुझे जो अब लग रहा है कि अब ये एसएम की लिस्ट में भी जा सकता है, ऐसी संभावना है। समझ रहे हो? तो इसका भी होता है कि लोग पहले से ही प्रीएम्प्ट कर लेते हैं ना कि हाँ, यहाँ शेयर, अब जैसे कोई शेयर है 3-4 दिन लगातार भाग के 25-30% बढ़ गया, तो अब समझ जाते हैं कि लोग अब शायद से एसएम की लिस्ट में जाएगा, तो वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। फिर अगले दिन एसएम की लिस्ट में जाता है, गिर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर वहाँ पे फिर खरीद लेते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी, तो अब इसमें उल्टा हो रहा है कि गिर रहा है तो सभी लोग यहाँ पे पहले से ही अपना निकल जा रहे हैं, क्योंकि अगर एसएम में जाएगा तो हो सकता है कि और गिरे। समझ रहे हो? तो एसएम लिस्ट में भी जाने की इसकी संभावना है। अब मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है कि ये एसएम की लिस्ट में जा सकता है, ऐसी संभावना है। आज शुक्रवार है, हो सकता है आज ही, अभी 6 बज रहा है, तो 8 बजे के आसपास इसका रिव्यू होगा। 8 बजे वो लिस्ट आएगी, कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूंगा, नहीं तो कल छुट्टी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप लोग, तो इसके और वीडियो आगे बनाता रहूँगा। ठीक है ना? ये चीज़ आ रही है। तो इसका भी असर हो सकता है कि अब रिजल्ट भी आने वाला है, जो आप लोगों को मैं बताया भी था पिछली वीडियो में भी, कि 6 फरवरी को इसका आ रहा है रिजल्ट। उसके पहले ही आ रही गिरावट, एक अपॉइंटमेंट भी हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चार्ट पे अगर बात करेंगे तो चार्ट पे अभी दबाव है, जो ये रेंज बना के एक आप लोगों को दिखाया हूँ ना यहाँ पे, इस रेंज के जब तक यह नीचे रहेगा तब तक मैं बोलूँगा कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी इस रेंज ही, इसको ब्रेक करना ऊपर की साइड में मुश्किल है। अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है, मैक्सिमम कह लीजिए 405 रुपये वाला लेवल ब्रेक करके ऊपर फिर से जो है 380 के ऊपर, 85 के ऊपर टिकता है, तब कहीं फिर से सोचेंगे। हालांकि ऊपर अभी 444 वाला बड़ा वाला रेजिस्टेंस भी है। नीचे सपोर्ट की बात करेंगे तो एक छोटा सपोर्ट बन रहा है 340 पे, बड़ा वाला सपोर्ट बन रहा है 315 पे, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो 375 पे। तो ये 3 सपोर्ट अभी मुझे दिख रहे हैं। मान के चलिए कि 315 वाला सपोर्ट इसका मेन थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 315 रुपये, नोट कर लीजिएगा। तो अभी भी इसमें मुझे गिरावट की संभावना दिख रही है। थोड़ा बहुत एक आध पुल बैक आता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर अभी दिक्कत इसमें रहेगा। ठीक है ना? देख लीजिएगा।